नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, यूरोप से इंडियन ओशियन कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करने में या फिर इसको इम्प्रूव करने की चाह में कई ऐसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं हिस्ट्री में, जिसने पूरे हिस्ट्री के जो कोर्स है उसी को बदल के रख दिया है। इसी की वजह से अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी हुई और इसी की वजह से इंपीरियलिज्म जो है वो भी आया इंडिया में। उसके अलावा फिर 1956 में जब स्यूज कनाल क्राइसिस हुआ तो इसी ने फिर ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे करके यूएसए की सुप्रीमेसी जो है वो वर्ल्ड में स्टेब्लिश की थी। तो ये तो खैर हो गई हिस्ट्री की बात, लेकिन आज भी ये जो इशू है यूरोप से लेके इंडियन ओशियन की कनेक्टिविटी का, तो ये भी जो कहते हो बना हुआ है। आज भले ही हम लोग के पास कई रूट होंगे इंडियन ओशियन से सेंट्रल एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते हो गया या फिर ईरान से होते हुए अफगानिस्तान के रास्ते हो गया या फिर आईएनसीटीसी जो प्रोजेक्ट है वो हो गया। उसके अलावा स्यूज कनाल होते हुए भी एक रास्ता है। इस तरीके के कई रास्ते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कमियां जो है वो बनी हुई है और अभी भी इसी की वजह से ये जो इशू है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए भी और बाकी भी इस रीजन की कंट्रीज के लिए। इसी से रिलेटेड एक न्यूज आई है हाल में, जिसमें कहा गया कि आर्मेनिया ने एक नया रूट प्रपोज किया है इंडिया को, ईरान को इस इशू से डील करने के लिए। इस रूट में पर्शियन गल्फ को ब्लैक सी से जोड़ने की बात की गई है और उसके थ्रू फिर आगे ट्रेड करने की बात की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी नए कॉरिडोर जो आर्मेनिया प्रपोज किया उसके बारे में, साथ ही साथ इस पूरे इशू के बारे में और क्या ये जो बाकी सारे रास्ते हैं, चाहे वो स्यूज कैनाल हो गया या फिर आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट हो गया, इन सब में कमियां हैं। ये सब प्लस इसी से रिलेटेड और भी बहुत कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। पर्शियन कॉरिडोर यानी कि वो रास्ता जो इंडियन ओशियन को ईरान से या और उसके बाद अजरबैजान और जॉर्जिया से होते हुए रशिया से कनेक्ट करता है, ये जो रास्ता है ना, ये आज से ही नहीं बहुत टाइम से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है रशिया के लिए। अगर आप लोग ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आप लोग ने जरूर पढ़ा होगा कि बीच में ब्रिटिश इंडिया को ये डर सता रहा होता है कि कहीं रशिया जो है वो इस रास्ते से धीरे धीरे अपना जो एम्पायर है वो ना बढ़ाते जाए और फिर इंडिया को वो कहीं ब्रिटेन से छीन ना ले। और ऐसा प्लान किया भी गया था, रशिया और फ्रांस ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया था कि हम लोग ब्रिटेन को हराएंगे एशिया में और ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा ज्वेल है यानी कि इंडिया, उसको उससे छीन लेंगे। लेकिन कभी ये मटेरियलाइज हो नहीं पाया और रशिया जो है वो ईरान तक ही सीमित रहा। फिर समय बीतता है और टाइम आता है 20वीं शताब्दी का। वर्ल्ड वॉर 2 में एक बार फिर ये जो पर्शियन कॉरिडोर है इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है और थैंकफुली इस बार ब्रिटिशर्स और सोवियत यूनियन जो होता है वो एक ही पाले में होता है। इसीलिए इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश से और यूएसए से सोवियत यूनियन जो एड होता है वो रिसीव कर रहा होता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। फिर उसके बाद 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर था उस टाइम पे भी कि जो हॉस्टिलिटी रहेगी रशिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में वो बनी रहेगी हमेशा के लिए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूएसए के एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे ब्रेजेंस्की, जिनने एक बुक लिखी थी 1997 में। इस बुक का जो टाइटल था वो था द ग्रांड चेस बोर्ड। ये आशंका जताई थी कि फ्यूचर में रशिया, ईरान और चाइना, इनका जो कोलिशन है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है, ना ही सिर्फ यूएसए को बल्कि पूरे वेस्ट के लिए। और अगर आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे तो हाल में ही रॉ के एक फॉर्मर ऑफिसर ने ये कहा है कि ये जो कोलिशन है, ये ट्राइलेटर रशिया, ईरान, चाइना का, ये इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन फिर हुआ क्या कि ट्रम्प जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के तो उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए को हटा लिया और ईरान पे दोबारा सैंक्शन लगा दिया। रशियन यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसके चलते रशिया पे कई सैंक्शन लग गए। तो इन वेस्टर्न सैंक्शन के चलते रशिया और ईरान दोनों मजबूर हो गए क्लोज आने के लिए और ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। ईरान किस तरीके से रशिया की हेल्प कर रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, वो सब आप लोग ने सुना ही होगा। तो कहने का मतलब है कि आधा जो काम है वो वेस्ट ने खुद ही कर दिया और अपने लिए और इंडिया के लिए, दोनों के लिए खुद ही जो प्रॉब्लम है वो खड़ी कर दी कई हद तक। खाली अब इसमें चाइना अगर मिल जाता है तब ये जो नेक्सस बनेगा ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा वेस्ट के लिए तो साथ ही साथ इंडिया के लिए भी। लेकिन इंडिया इस चीज को अच्छे से समझता है और इंडिया ये जानता है कि ये जो कंट्रीज है ये हमारे अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए जरूरत है इनके साथ कंटिन्यूसली इंगेज करते रहने की। इसीलिए रशिया पे लाख सैंक्शन लगाने के बाद भी इंडिया ने उसके साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है वो अपनी बनाए रखी और साथ ही साथ ईरान में जो उसका चाबार पोर्ट में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट था उससे भी सक्सेसफुल रहा इंडिया यूएसए से वेवर लेने में, जो सैंक्शन यूएसए ने लगाया था उसके लिए। इन्हीं सब खतरों को देखते हुए साथ ही साथ चाइना का जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बीआरआई प्रोजेक्ट, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ये सोचता है कि इन लोग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में से और इन लोग के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत ज्यादा फायदा है खुद का। साथ ही साथ जो बाकी प्रॉब्लम्स है जैसे कि पाकिस्तान इंडिया को ट्रेड करने नहीं देता, सेंट्रल एशिया कंट्री से अपने यहाँ से जो शिपमेंट है उसको पास होने नहीं देता, तो इस वजह से इंडिया के लिए और भी ये इंपॉर्टेंट बढ़ गया है कि किसी भी तरीके से वो सेंट्रल एशिया कंट्री के लिए और यूरोप के लिए भी एक अल्टरनेटिव
रास्ता ढूंढ के निकाले। और ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंट इंडिया आप समझ आए, बहुत पहले से इंडिया जो है वो इसमें काम करने में लगा हुआ है। चाबार पोर्ट जिसके बारे में अभी मैंने आप लोग को बोला, दरअसल इसीलिए इन्वेस्टमेंट किया था। प्लान ये था कि ईरान के थ्रू फिर हम लोग अफगानिस्तान में एंटर करेंगे और अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया में अपना जो शिपमेंट है उसको किया करेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान गवर्नमेंट बन गई और इस पे फिर खतरा लगने लगा इंडिया को। ये ऑप्शन फिर उतना सेफ इंडिया को लगा नहीं। साथ ही साथ एक कॉरिडोर भी इंडिया ने बना के रखा था ईरान और रशिया के साथ मिलके, जिसका नाम है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसमें ये प्लान ये था कि इंडिया से ईरान और फिर ईरान से अजरबैजान और उसके बाद फिर रशिया और रशिया से फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हम लोग अपना जो सामान है वो पहुंचाया करेंगे, या फिर रशिया से यूरोप में अपना सामान पहुंचाया करेंगे। और ये सही चल भी रहा। इसकी वजह से जो शिपमेंट कॉस्ट है वो भी कम हो गया था स्विस कनाल के कंपेरिजन में। और अभी भी इस रूट का इस्तेमाल करके इंडिया जो है वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। 2022 के जुलाई में पहला रेल शिपमेंट इंडिया ने रिसीव किया था रशिया से इसी के थ्रू। तो दोबारा इससे जो ट्रेड है वो हो रहा है। साथ ही साथ जो स्विस कैनाल है उससे भी इंडिया का जो ट्रेड है वो होता है रशिया के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि इन दोनों में ही कुछ ना कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? सबसे पहले तो अगर हम लोग INSTC की बात करें तो इसमें ईरान और अजरबैजान के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी है, हाईवेज तो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, लेकिन रेल नेटवर्क सिर्फ ईरान के बॉर्डर तक ही है अजरबैजान से। टोटल 165 किलोमीटर के रेल नेटवर्क की जो गैप है वो है। रश्त अस्तारा इस रेल नेटवर्क का नाम है। ये अगर पूरी तरीके से डेवलप कर दिया जाए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये ईरान से फिर सामान चला जाएगा अजरबैजान में और अजरबैजान से फिर जॉर्जिया के लिए रेल नेटवर्क भी है प्लस हाईवेज भी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी खाली प्रॉब्लम है इसी में, डाल के जो रेल नेटवर्क है वो पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं है अजरबैजान के रेल नेटवर्क से। जियोग्राफिकल प्रॉब्लम या फिर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम तो चलो ये है, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती। इसके बाद फिर जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। क्या है कि अजरबैजान पे ईरान और इंडिया दोनों ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये दोनों ही अजरबैजान पे डिपेंड होना नहीं चाहते हैं। और इसका रीजन क्या है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में वॉर चलता रहता है, जिसके बारे में मैं पूरा वीडियो भी एक बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियो भी आप लोग जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये वॉर जो है वो होते हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। और ये जो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है या फिर जो टेंशन है कह लीजिए, उसमें टर्की और पाकिस्तान ये दोनों साथ देते हैं अजरबैजान का, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है। और इसी वजह से पाकिस्तान और टर्की दोनों से अजरबैजान की जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसीलिए अजरबैजान जो है वो कश्मीर का जो इशू है उसमें हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। और इतना रीजन काफी है इंडिया के साथ इसके जो रिश्ते हैं वो खराब होने के लिए। इसीलिए अजरबैजान के साथ रिश्ते इंडिया के अच्छे हैं नहीं। और बात यहाँ तक अब पहुंच चुकी कि इंडिया जो है वो इन दोनों की लड़ाई में, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, आर्मेनिया को हथियार भी प्रोवाइड करता है ना। अब ईरान से क्या प्रॉब्लम है अजरबैजान की, उसकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो इसी आर्मेनिया और अजरबैजान के वॉर में जो इजराइल है वो वेपन्स प्रोवाइड करता है अजरबैजान को। और इतना रीजन ईरान के लिए काफी अजरबैजान से प्रॉब्लम होने में। साथ ही साथ जो ईरान की पॉपुलेशन है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है अजरी टर्क्स का। तो ईरान को ये भी लगता है कि इन लोग को अजरबैजान जो है वो भड़का सकता है कल को, और ईरान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर ईरान में बाकी तरीके से जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ये दोनों कंट्री, चाहे वो इंडिया हो ईरान हो, अजरबैजान पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना नहीं चाहती। और इसीलिए अब आर्मेनिया भी इस बात को जानते हुए ये जो प्रपोजल है वो लेके आया है। उसने कहा है कि चलो हम लोग एक नया कॉरिडोर बनाए इस ट्रेड के लिए। इसके बारे में और हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हो सकता है ये सवाल आपके मन में भी आ रहा हो कि स्विस कैनाल का जो रास्ता है इसमें क्या दिक्कत है, इससे क्यों नहीं ट्रेड कर रहा है। तो देखो, स्विस कैनाल से भी जो ट्रेड है वो हो ही रहा है। हाल ही में रशिया से ऑयल जो है इसी रास्ते से इंडिया ने मंगाया था। और बीच में अगर आप लोग को याद हो तो ऐसी न्यूज भी आई थी कि टर्की ने इंडिया में जो ऑयल का टैंकर आ रहा है उसको रोक भी दिया था रास्ते में। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, क्या टर्की इशू उठा रहा था उसके बारे में मैंने बताया था उस वीडियो में। वो वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक उसका भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी की क्या सिचुएशन है कि रशिया और यूक्रेन में चल रहा है वॉर, जिसकी वजह से ये जो रीजन है रशिया और यूक्रेन का या फिर यूरेशियन वाला जो रीजन है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज उतना ज्यादा बिजनेस करना नहीं चाहती है। वो लोग इसके बारे में सिक्योर फील करती नहीं है, इसलिए इंश्योरेंस देने के लिए इस रास्ते से जो टैंकर या शिपमेंट पास होता है उसको तैयार नहीं होती हैं। दूसरा, रशिया से यूरोप की बन नहीं रही, तो रशिया से मान लो अगर कोई इंडिया सामान मंगाता है तो उसको आना तो यूरोप होते ही हुए होगा। तो इन दोनों के भी जो खराब रिलेशन है उसकी वजह से रशिया जो है वो इस पे भी डिपेंड नहीं हो सकता। साथ ही साथ स्विस कैनाल का जो रास्ता है ये बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस रीजन में। बीच में ये भी न्यूज आई थी, अगर आप लोग को याद हो, कि यहाँ पर एक टैंकर फंस गया था, जिसकी वजह से कई दिन तक जो ट्रेड है उसमें काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो इस तरीके के इशू भी कई बार आते हैं और
इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वो भी आप लोग देख सकते हैं, लिंक उसका भी आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इन सब रीजन के अलावा एक जो रीजन बहुत ज्यादा नॉर्मल है, जो मैप में ही आप लोग को दिख जाएगा कि ये रास्ता जो है ये लंबा है, और इसीलिए इसके कंपैरिजन में ईरान से होते हुए जो कॉरिडोर जाएगा वो काफी ज्यादा चीप, काफी ज्यादा फास्टर रहेगा। और इसीलिए ये जो आर्मेनिया का अल्टरनेटिव जो पेश कर रहा है आर्मेनिया, उसके बारे में सोचा जा रहा है। और इसमें क्या है ना कि देखो, आर्मेनिया बात तो सही कह रहा है कि यहाँ पर एक कॉरिडोर डेवलप किया जा सकता है जो कनेक्ट करे पर्शियन गल्फ को ब्लैक सी से। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है ना कि ईरान से आर्मेनिया का ना हाईवे से अच्छा कनेक्शन है और ना ही रेल नेटवर्क अच्छा है। हाईवे एक हुआ भी करता था जिसको 2021 में ब्लॉक कर दिया था, उसके बाद एक नया रोड नेटवर्क भी आर्मेनिया ने बनाया था, लेकिन उसके थ्रू जो शिपमेंट है वो उतने आसानी से नहीं पास हो सकता। तो यहाँ पर मिलकर सबको काम करने की जरूरत होगी। उसके बाद आर्मेनिया का भी जो जॉर्जिया के साथ रेल नेटवर्क और रोड नेटवर्क है वो जरूरत भर का है। तो लेट्स सी क्या डिसीजन लिया जाता है इंडिया की तरफ से या बाकी कंट्रीज की तरफ से। बाकी जो सारे नेटवर्क्स थे और उनसे जो रिलेटेड इश्यूज थे वो मैंने आप लोग को बता दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के टुक ओवर करने के बाद भी भले ही जो पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से इंडिया ट्रेड करने का प्लान था वो बहुत हद तक फेल हो गया, उतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं रहा। लेकिन उसके बाद भी चाबार पोर्ट में इंडिया ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसको इंडिया देखता है एज अ गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया एंड एज द गेटवे ऑफ यूरोप। तो इंडिया का ये जो प्लान है या फिर ये जो विजन है, इसके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है आर्मेनिया का ये जो प्रपोजल है वो। ओके, बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स